नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट @12 में। मैं हूं आपके साथ अमृता। शुरुआत सुर्खियों के साथ। कूटनीति और विकास दोनों पर रहेगा आज प्रधानमंत्री मोदी का फोकस। वाराणसी में मॉरिशस पीएम से करेंगे मुलाकात। देहरादून दौरे पर भी जाएंगे मोदी, करेंगे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे। सीपी राधाकृष्णन 12 सितंबर को ले सकते हैं उपराष्ट्रपति पद की शपथ। 452 वोटों से दर्ज की बड़ी जीत। विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हराया। संविधान की मर्यादा निभाने और जनसेवा को बताया सर्वोच्च संकल्प। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे 11वें सीपीए इंडिया रीजन सम्मेलन का उद्घाटन। बंगलुरु में जुटेंगे संसदीय लोकतंत्र के प्रतिनिधि। संसदीय आदान प्रदान और सहयोग पर होगा मंथन। गुजरात के साणंद में विकास की सौगात। गृहमंत्री अमित शाह ने किया 66 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लोगों को विकास की नई राह का दिलाया भरोसा। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की 22 कहानियों का संविधान से स्वीकृत 22 भाषाओं में नाट्य मंचन। एक ही निर्देशक के निर्देशन में 22 कहानियों का हुआ नाट्य मंचन। भाषाई सौहार्द की दिशा में मील का पत्थर। और खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर वो हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज वाराणसी पहुंच चुके हैं। वाराणसी पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ है। पीएम मोदी ने कार के अंदर से हाथ हिलाकर काशीवासियों का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक सहयोग और पर्यटन जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत जारी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री आज वाराणसी के दौरे पर हैं और जैसा कि हमने बताया था कि मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। 8 दिवसीय यात्रा, तमाम उनके कार्यक्रम हैं और आज जो उनका कार्यक्रम था वो वाराणसी पहुंचने का था और यहीं पर ये तय हुआ था कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। वाराणसी देश की सांस्कृतिक राजधानी, जहां पर ये मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस के और प्रधानमंत्री जब सुबह पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ है। प्रधानमंत्री ने सबका हाथ हिलाकर अभिवादन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से इस मौके पर उनकी मुलाकात जारी है। दोनों नेताओं के बीच आपसी सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को लेकर, जिसमें पर्यटन एक अहम मुद्दा है, इस पर बातचीत होने की संभावना है। तमाम पक्षों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर मॉरिशस और भारत के जो प्रगाढ़ संबंध रहे हैं पिछले दिनों भी, उनको और आगे किस त्वरित गति से आगे बढ़ाना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर सहयोग की रणनीति को लेकर चर्चा होने की संभावना है। और आज प्रधानमंत्री वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री का उन्होंने वहाँ पे स्वागत किया है और उनके साथ उनकी जो वार्ता है, द्विपक्षीय वार्ता, वो आज वाराणसी में ही हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम उत्तराखंड का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री उत्तराखंड में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को लगभग 4:15 पर सेना के हेलीकॉप्टर से बैठकर उत्तरकाशी, चमोली, आसपास के इलाकों का हवाई निरीक्षण करेंगे। इसके बाद से वापस लौट के वो एयरपोर्ट पर ही सभी अधिकारियों और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ एक हाई लेवल मीटिंग करेंगे। स्वामी विवेकानंद के 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में दिए गए ऐतिहासिक भाषण की 132वीं वर्षगांठ है, जिसे दिग्विजय दिवस और विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर स्वामी विवेकानंद के योगदान को याद करते हुए उनके संदेश को प्रेरणादायी बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है, स्वामी विवेकानंद का वर्ष 1893 में आज ही के दिन शिकागो में दिया गया ये भाषण व्यापक रूप से एक ऐतिहासिक क्षण माना जाता है। सद्भाव और सार्वभौमिक भाईचारे पर बल देते हुए उन्होंने विश्व मंच पर
भारतीय संस्कृति के आदर्शों के बारे में भावुकता से बात की है। ये वास्तव में हमारे इतिहास के सबसे प्रसिद्ध और प्रेरक क्षणों में से एक है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के साणंद विधानसभा क्षेत्र में लगभग 66 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि उपराष्ट्रपति पद पर राधाकृष्णन जी के निर्वाचन के साथ ही भारत के संवैधानिक पदों पर देश की भौगोलिक एकता की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्वी भारत से हैं, उपराष्ट्रपति दक्षिण भारत से हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो गुजरात से हैं और वाराणसी से चुनाव जीते हैं, पश्चिम और उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार देश के संवैधानिक पदों पर पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व हो रहा है। गृहमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से साणंद को एक निश्चित योजना के साथ विकसित किया जा रहा है। वर्ष 2029 तक साणंद विधानसभा क्षेत्र का कोई भी गांव बुनियादी सुविधाओं से वंचित नहीं रहेगा। इस क्षेत्र में सड़क, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पेयजल जैसी सुविधाएं पहले से अधिक सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि मोदी जी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रत्येक गांव, स्कूल और नगरपालिका की खाली जगहों पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। SCO RATS की बैठक के जरिए भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो आतंकवाद पर किसी तरह का समझौता नहीं करेगा। भारत ने यह भी साफ किया कि वो आतंकवादियों की ही नहीं बल्कि उन्हें पनाह और मदद देने वालों को भी सजा दिलाने की दिशा में हर संभव कदम उठाएगा। भारत ने शंघाई सहयोग संगठन के रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर की बैठक में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बड़ा और कड़ा संदेश दिया। भारत ने साफ कहा है कि इस हमले के पीछे जो लोग हैं, चाहे वे हमलावर हों, आयोजक हों या उन्हें धन देने वाले, सभी को जवाबदेह ठहराया जाए और सख्त सजा दी जाए। ये बैठक किर्गिस्तान के चोलपोन अता शहर में आयोजित हुई। इसमें सदस्य देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। परिषद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टीवी रविचंद्रन ने किया। रविचंद्रन ने अपील की कि पहलगाम आतंकवादी हमले के षड्यंत्रकर्ताओं और धन मुहैया कराने वालों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोहरे मानदंडों को छोड़कर आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच बुधवार को टेलीफोन पर बातचीत हुई है। इस वार्ता में दोनों नेताओं ने भारत और इटली के बीच रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने निवेश, रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, जनसंपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग को सकारात्मक बताया। उन्होंने इस साझेदारी को 2025-29 के संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना के तहत और मजबूत करने का संकल्प लिया। इसके अलावा दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने यूक्रेन संघर्ष का शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान खोजने की आवश्यकता पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की ओर से इस दिशा में हर संभव समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मेलोनी ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए इटली के मजबूत समर्थन को दोहराया। उन्होंने 2026 में भारत द्वारा आयोजित किए जाने वाले AI इम्पैक्ट समिट की सफलता के लिए भी समर्थन जताया है। इसके अलावा दोनों नेताओं ने इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने की सहमति जताई। बातचीत के अंत में दोनों नेताओं ने आपसी संवाद बनाए रखने और संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोहा पर इजरायल द्वारा मंगलवार को किए गए हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जाहिर की है। पीएम मोदी ने बुधवार को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से फोन पर बातचीत करते हुए हमले को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने दोहा में हुए हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए और कतर की संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा की। प्रधानमंत्री ने गाजा में युद्ध विराम और सभी बंधकों की रिहाई के लिए मध्यस्थता के प्रयास सहित क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा देने में कतर द्वारा निभाई जा रही भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री ने बातचीत एवं कूटनीति के जरिए सभी मुद्दों के समाधान के प्रति अपना समर्थन दोहराया
और तनाव को बढ़ने से रोकने की जरूरत बताई। उन्होंने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि भारत इस क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के समर्थन में और आतंकवाद के सभी रूपों एवं अभिव्यक्तियों में विरुद्ध दृढ़ता से खड़ा है। शेख तमीम ने कतर के लोगों एवं राष्ट्र के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद दिया है। दोनों नेताओं ने भारत कतर रणनीतिक साझेदारी में निरंतर प्रगति पर भी संतोष व्यक्त किया और पारस्परिक हित के सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेता एक दूसरे के साथ निकट संपर्क में रहने पर भी सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई। बैठक में 7,616 करोड़ रुपए के निवेश वाली बिहार में 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और इनमें एक परियोजना बिहार, झारखंड और बंगाल को जोड़ने वाले रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण है, जबकि दूसरी हाई स्पीड हाईवे परियोजना जो कि पूर्वी बिहार की औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करेगी। कैबिनेट ने 3,169 करोड़ रुपए की लागत से 177 किलोमीटर लंबी भागलपुर दुमका रामपुर हाट सिंगल रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत परिचालन में आसानी होगी, भीड़ भाड़ कम होगी और 15 मिलियन टन अतिरिक्त माल ढुलाई संभव है। भागलपुर दुमका रामपुर हाट डबलिंग ये 3,169 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट भी बिहार, झारखंड और बंगाल को जोड़ने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि बिहार, बंगाल और झारखंड को जोड़ता है। इस प्रोजेक्ट को अगर हम मैप पे देखें तो बिहार से स्टार्ट होकर झारखंड से रामपुर हाट वेस्ट बंगाल में कनेक्ट होता है। ये डिटेल है इसका मैप। इस मैप में आप देखोगे अभी जो मैक्सिमम ट्रेन्स जाती हैं वो भागलपुर से मालदा टाउन होते हुए रामपुर हाट नीचे की तरफ हावड़ा की तरफ जाती है। इस डबलिंग के बाद में भागलपुर से दुमका और उससे सीधा रामपुर हाट की तरफ गाड़ियाँ काफ़ी जा सकेगी। काफ़ी पैसेंजर गाड़ियाँ, मेल, एक्सप्रेस, कई गाड़ियाँ इससे जा सकेगी। और बहुत बड़े जो तीर्थ स्थल है देवघर, उस धाम को भी जोड़ता है ये। और साउथ बिहार को जो बड़ी कनेक्टिविटी चाहिए होती है टुवर्ड्स कलकत्ता, टुवर्ड्स साउथ, वो कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट से मिलती है। कई जिले इससे बेनिफिट होंगे, खासकर जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बांका, गोड्डा, दुमका और भागलपुर, बांका, इनकी कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये लिंक बनेगा आने वाले समय में जो हावड़ा, जमालपुर इन सबको कनेक्ट करता है। जैसा आपको बताया 2 बड़े धार्मिक स्थल है, देवघर और तारापीठ। इस लाइन से 15 मिलियन टन पर एनम एक्स्ट्रा कार्गो आएगा। काफ़ी सिग्निफिकेंट कार्गो भी इस लाइन से कैरी होगा। जो रेलवे का कार्गो कम होता जा रहा था आज़ादी के बाद से, आफ्टर रीचिंग दैट बॉटम ऑफ 27%, नाउ इट इज स्टार्टेड इंक्रीजिंग। अभी 29% के आसपास मॉडल शेयर हो गया करीब। ट्रांसफॉर्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्पावरिंग बिहार। The Union Cabinet has approved a 4-lane Mokama-Munger section of the Buxar-Bhagalpur high-speed corridor in Bihar on hybrid annuity mode with 82.4 kilometers total project length and total capital cost of more than 4,000 crore rupees. Connecting Mokama, Barhia, Lakhisrai, Jamalpur, Munger, Bhagalpur, reducing the travel time to just 1.5 hours. And generating over 33 lakh man-days of employment due to increased economic activity in the vicinity of Munger, Jamalpur, Bhagalpur belt in eastern Bihar. Faster, safer, seamless connectivity for Bihar's future. और सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। अब उनके पद ग्रहण करने की तारीख भी सामने आ गई है। भारत के निर्वाचित नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 12 सितंबर को पद की शपथ ले सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में शुक्रवार को सीपी राधाकृष्णन को शपथ दिलाएंगी। 12 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक औपचारिक समारोह में शपथ ग्रहण होगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल और भाजपा के वरिष्ठ नेता सीपी राधाकृष्णन ने मंगलवार 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत हासिल की थी। मंगलवार को उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी उम्मीदवार को 152 वोटों से हराया। चुनाव में 788 सदस्यों में से 767 ने हिस्सा लिया। राधाकृष्णन को उम्मीद से ज्यादा 452 वोट मिले।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज बंगलुरु में सीपीए भारत क्षेत्र के 11वें सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जो सीपीए भारत क्षेत्र के अध्यक्ष भी हैं, आज बंगलुरु स्थित विधान सौंध में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 11वें सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन सत्र के दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित विशिष्ट जनों को संबोधित करेंगे। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 13 सितंबर को समापन सत्र को संबोधित करेंगे। 11 से 13 सितंबर तक चलने वाले इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन सीपीए कर्नाटक शाखा के तत्वावधान में राज्य विधानसभा द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और स्मारिका का विमोचन करेंगे। विधान सौध में आयोजित किए जा रहे उद्घाटन समारोह में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों के सभापतियों, अध्यक्षों सहित पीठासीन अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। विदेशी सांसदों के पीठासीन अधिकारियों के साथ साथ राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के अध्यक्ष और महासचिव को भी सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। इस सम्मेलन का विषय है विधानसभा के सदनों में वाद विवाद और चर्चाएं, जन विश्वास का निर्माण, जन आकांक्षाओं की पूर्ति। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि देश की विशाल जनसंख्या, मजबूत औद्योगिक आधार और नवाचार की क्षमता इसकी सबसे बड़ी ताकत है। नई दिल्ली में एल्यूमिनियम एक्सट्रूडेड उत्पाद के वैश्विक सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एल्यूमैक्स इंडिया 2025 का उद्घाटन करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ये बात कही। देश के विकास गाथा में एल्यूमिनियम के महत्व पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस उद्योग में विकास को गति देने की अपार क्षमता है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप, अत्याधुनिक अनुसंधान और डिजिटल समाधान एल्यूमिनियम सहित उद्योगों को नया रूप तथा दूरगामी सामाजिक और आर्थिक परिणाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि भारत अब दुनिया के शीर्ष एल्यूमिनियम उत्पादों में से एक बन गया है और इसका निरंतर विस्तार आज देश की औद्योगिक आत्मनिर्भरता का एक उदाहरण है। भारत की जनसंख्या, भारत का घरेलू उद्योग, भारत की सामर्थ्य, भारत की नए इनोवेशन करने की क्षमता और इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर, एमएसएमई सेक्टर के अंदर हमारे इंडस्ट्रीज को चलाने वाले उन लोगों की सामर्थ्य आज दुनिया में बड़ी ताकत बनती जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिन्होंने इस भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किए रहे हैं और उसके परिणाम दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं। किस तरीके के आप लोगों के प्रयासों से हम आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं और हम स्वदेशी के माध्यम से मेड इन इंडिया के आइटम को दुनिया में बेचने का सामर्थ्य भी रखते हैं। ये समय दुनिया में भारत के लिए सबसे बड़ा अवसर का समय है। ये समय दुनिया के अंदर चाहे इंडस्ट्री सेक्टर हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर भारत के लिए सबसे बड़ा अवसर है। और इस अवसर के माध्यम से हम देश के अंदर नया परिवर्तन कर सकते हैं। एशिया कप 2025 में भारतीय टीम ने बुधवार को अपने अभियान की शुरुआत जोरदार अंदाज में की और संयुक्त अरब अमीरात को 9 विकेट से हराया। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया ने संयुक्त अरब अमीरात को 9 विकेट से हराकर मौजूदा टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी यूएई की टीम 13.1 ओवर में सिर्फ
57 रन बना पाई। जवाब में भारतीय टीम ने 4.3 ओवर यानी कि महज 27 गेंदों में 1 विकेट पर 60 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम किया। कुलदीप यादव ने शानदार स्पिन गेंदबाजी करते हुए 2.1 ओवर में सिर्फ 7 रन देकर 4 विकेट लिए। शिवम दुबे ने 2 ओवर में 3 विकेट चटकाए और सिर्फ 4 रन दिए। जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने एक विकेट लिया। हार्दिक पांड्या एकमात्र ऐसे गेंदबाज रहे जिन्हें विकेट नहीं मिला। यूएई की टीम के 57 रन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के खिलाफ अब तक का सबसे कम स्कोर है। इससे पहले न्यूजीलैंड ने साल 2023 में अहमदाबाद में सिर्फ 66 रन पर आउट होकर यह अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम किया। अब भारत रविवार को ग्रुप ए के दूसरे मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से भिड़ेगा। देश की राजधानी दिल्ली संविधान, भाषा और कला संस्कृति के क्षेत्र की एक अनुपम घटना की गवाह बनी। राजधानी के KLTG सभागार में संविधान से स्वीकृत 22 भाषाओं में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र की 22 कहानियों का नाट्य मंचन किया गया। देश में ऐसा पहली बार था जब एक ही मंच पर एक ही निर्देशक के निर्देशन में एक ही दिन बिना किसी ब्रेक के संविधान से स्वीकृत 22 भाषाओं में नाट्य का मंचन किया गया। और रोना तो ये है कि अब मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। अभी फहीमन के कपड़े सिए थे। देश की भाषाई विविधता की रेखांकित करने और भाषाई सौहार्द को स्थापित करने की दिशा में इसे मील का पत्थर माना जा रहा है। मुंबई के प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक मुजीब खान ने सभी 22 नाटकों का निर्देशन किया। इस कार्यक्रम को प्रेम उत्सव का नाम दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर स्मृति न्यास के बैनर तले इसके अध्यक्ष नीरज कुमार ने किया। भाषाई सौहार्द को स्थापित करने के उद्देश्य से देश के हर प्रांत में इस तरह के आयोजन की योजना है। सेठी आहुरी भी किछि लोक थिले तापरे से मो ना आ ठिकाना चलो राती 10टा बाजिलानी महाराज मर्यादार खबर मिलेला नहीं मर्यादार आ किछि खबर मिललानी एबे मिलेला भी तो केला बा പത്മയ്ക്ക് ആഡംബരങ്ങളോട് വെറുപ്പൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. കാരണം പത്മയ്ക്ക് തന്റെ ശരീര സൗന്ദര്യത്തോടൊപ്പം ലോലബന്മാരാണ്, ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്തവർ. വണ്ടികൾ പോലെ വന്ന് തേൻ നുകർന്ന് പറന്നു പോകുന്നത് എന്തോ കാണാനായി തോന്നി. അപ്പൊ ഞാൻ കാണാനായി വന്നു. ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളായില്ലേ കണ്ടിട്ട്. ഞാൻ നടക്കാൻ പോവുകയായിരുന്നു പ്രസാദ്. ഹോ എന്നാ പിന്നെ ശരി, പിന്നെ കാണാം. പൈസ കിട്ടിയോ? പൈസ കിട്ടിയില്ല മാഡം. ഞാൻ പോയപ്പോഴേ ബാങ്ക് മാനേജർ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള എല്ലാ പൈസയും പ്രസാദ് ബാബു പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് പോയെന്ന്. എന്തായി പറയുന്നത്? അതെ മാഡം, നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു പൈസ പോലും ഇല്ല ബാക്കി. मानते हैं दूसरी तरह ठंडा पानी पी लो, थोड़ा जा ठंडा पानी पी लोगे ना आप पे ठंडे हो जाओगे. लो नहीं पीना वो थोड़ा जा पी लो. नहीं पीना वो थोड़ा जा क्या कहते नहीं पीना मैं तो अड्डा पुत्तर अगा नू थोड़ी ना पी लो. नहीं पीना मां उन तुसी ना मेरे ते जुल्म कर रहे हो. झूठ नहीं बोलदी, सच कहनी है. ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕੇ ਕਦੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬੇਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਗਿਆ. ਉਹ भी जानती है कि ਉਹਦਾ और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए सनसद टीवी। नमस्कार।